गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनईपी 2020 मेरे फर्स्ट वीडियो में जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कैसे 12th के बाद हमारे करियर को, हमारी स्टडी को एक सही मार्ग पर, एक सही दिशा में लेके जाएं। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो है हमारा अवेयरनेस, दूसरा हमारी जानकारी। जब तक हमें प्रॉपर जानकारी नहीं होगी, हम अवेयर नहीं होंगे, तब तक हम 12th के पश्चात हम जो भी कोर्स कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीटेक, बीबीए, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो सकता है, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, तो इन सभी कोर्सेज को करना है। पढ़ना तो आगे है ही, लेकिन हम दो चीजें हमारे साथ जरूर रखें कि एक तो हम अवेयर रहें, दूसरा हमें पूरी जानकारी हो उस कोर्स की, जो कोर्स हम करने वाले हैं या जो कोर्स हम कर रहे हैं। तो एनईपी 2020 के कई महत्वपूर्ण पक्ष हैं, कई महत्वपूर्ण उसके एस्पेक्ट्स हैं। उसको भारत के महान शिक्षाविदों ने मिलकर तैयार किया है। तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट भी हमारे सामने है, इसका एक प्रॉपर परफॉर्मा हमारे सामने है। उसी के तहत आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो एनईपी 2020 है, प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएं जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक इत्यादि कोर्सेज कर रहे हैं, उनका मैं क्रमवार आपके सामने विश्लेषण करूंगा। जानकारी, जैसा मैंने आपको बोला कि हमें जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। हम बीएससी पार्ट प्रथम वर्ष के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं, लेने के साथ ही हमें उस प्रथम सेमेस्टर के अंदर पढ़े जाने वाले सारे ऑप्शनल पेपर और सारे कंपलसरी पेपर के सिलेबस, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम प्रथम वर्ष में पढ़ने क्या वाले हैं, उसका सिलेबस क्या है। वो सिलेबस जब तक हमारे टेबल पर हार्ड कॉपी के रूप में ना हो, तब तक इस चीज की आप शुरुआत ही ना करें। आप इंतजार न करें कि हम 10 दिन बाद उसको डाउनलोड कर लेंगे, 20 दिन बाद उसको कहीं से अरेंज कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं करना है। आप 12th पास होते हो, आपका टारगेट, आपका जो प्रथम टारगेट क्या है कि मुझे बीए करना है, मुझे बीएससी करना है, मुझे बीकॉम करना है। तो सबसे पहले, जिसे उदाहरण स्वरूप मैंने आपको लिया, एक इलस्ट्रेशन में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि 12th साइंस बायो का स्टूडेंट है और वो अगर बीएससी करना चाहता है और प्रथम सेमेस्टर में वो एडमिशन लेता है, तो उसे क्या करना चाहिए। एडमिशन लेगा, आगे की पढ़ाई सुचारू रखनी है, जारी रखनी है, तो सर्वप्रथम जिस भी महाविद्यालय में वो दाखिला ले रहा है, जिस भी कॉलेज में वो एडमिशन लेता है, एडमिशन लेने के साथ ही उसके पास एटलीस्ट बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, एईसी जिसको बोलते हैं अपन, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, एसईसी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, और वीएसी वैल्यू एडेड कोर्स, ये 6 पेपर प्रथम वर्ष बायो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे को एंड ऑफ सेमेस्टर के अंदर देने होते हैं। तो इन सब का हमारे पास सबसे जो एटलीस्ट मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, उसका पाठ्यक्रम ऑन टेबल आपके पास होना चाहिए। जब तक वो नहीं, आगे का कदम आपको नहीं उठाना है। आपको सिंपली सारा सिलेबस आपके साथ एक फाइल बनाकर, एक पूरा बंच बनाकर, उसका एक प्रोजेक्ट फाइल के रूप में उसको करके आप अपने पास रखें। मोबाइल का इंतजार नहीं करेंगे, सोशल मीडिया से नहीं कि नहीं मेरे पास सेव है, मेरे पास मोबाइल में सेव है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम एटलीस्ट, जो भी सिलेबस है आपका, एटलीस्ट
उसका प्रिंट आपके पास होना ही चाहिए। पहला जो चरण है, आपको ये करना ही करना है। अब आप देखिए कि आप प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं तो आपको ऑप्शनल फर्स्ट, ऑप्शनल सेकंड और ऑप्शनल थर्ड, ये तीन आपको विषयों का चयन करना होता है। आपने तीन विषय चयन किए। साइंस बायो वाला स्टूडेंट है तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री लेगा। मैथ्स वाला बच्चा है तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री लेगा। आर्ट्स वाला बच्चा है वो ज्योग्राफी ले सकता है, वो पॉलिटिकल साइंस ले सकता है, वो सोशियोलॉजी ले सकता है, हिंदी, इंग्लिश, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी। जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं वहां पर या तो सब्जेक्ट्स के ग्रुप आपको आर्ट्स में मिलेंगे या फिर अपने स्वयं के चॉइस से आप वो पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको आने वाले वक्त में पढ़ने हैं। यहां पर एक बात कह दूं मैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप 12th लेवल पर आर्ट्स में आपने क्या पढ़ा, वह सब्जेक्ट जो आपको 80% दे चुके, 70% दे चुके, 90% दे चुके, आप एक डिसीजन लेते हैं साहब। क्या डिसीजन लेते हैं कि मैंने साहब 12th के अंदर ड्राइंग एंड पेंटिंग ले रखा था, मैं छोड़ूंगा उसको, मैं उसको छोड़कर नया सब्जेक्ट लूंगा। ऐसा कतई करने की जरूरत नहीं है। आप वही सब्जेक्ट रखें जो आपके 12th में है। विशिष्ट परिस्थितियों में आप उन सब्जेक्ट को छोड़ें, बाकी आपको नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि उन तीनों सब्जेक्ट ने आपको उतने प्रतिशत दिलवाए हैं, तो आपके ग्रेजुएशन में भी वही सब्जेक्ट वही प्रतिशत को मेंटेन रखने में सहयोगी होंगे, क्योंकि आप पूर्व में 2 वर्ष उनको पढ़ चुके। सबसे बड़ी बात है आपका कनेक्शन है उन विषयों के साथ में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक स्टूडेंट जब तक सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट नहीं होता है, आप 2 साल से कनेक्शन में हो, आप 2 साल से पढ़ रहे हो उसको, आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके स्कूल बैग में चलता है, वो 2 साल तक चला है आपके साथ में, आप कतई नहीं छोड़े उसको। 2 साल पढ़े हैं, अगर आप 3 साल पढ़ेंगे तो आप 5 साल उस सब्जेक्ट के साथ में अपना वक्त देंगे, तो वो सब्जेक्ट आपको वक्त, अगर आपने उस विषय को वक्त दिया है तो वो विषय आपका वक्त पलट देगा। ये आप मान के चलिए। हम करते क्या है, विषय को तुरंत लेते हैं और तुरंत छोड़ देते हैं। नहीं, वक्त देना पड़ता है। अगर आप विषय को अपना वक्त देंगे तो ये मेरी गारंटी है कि वह विषय आने वाले वक्त में आपका वक्त बदल देगा। अब आपको जाहिर करना पड़ेगा कि आपने ग्रेजुएशन लेवल पर जो 3 विषय चयन किए हैं उनमें सर्वाधिक आपका इंटरेस्ट, जिसे कह सकते हो कि वो एक विषय तो ऐसा होता ही है जो आपके हार्ट को, आपके मन को, मस्तिष्क को प्रफुल्लित करता है, खुशनुमा बनाता है। जब आप उसे पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो उस कंफर्ट जोन वाले विषय को कभी नहीं छोड़ें जिंदगी में। उसको आप हमेशा साथ रखें, कहीं ना कहीं उसका लाभ आपको मिलने वाला है। अब आपने किए क्या, 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का चयन किया, और ये 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ में उदाहरण स्वरूप मैंने लिया, मैथ्स ग्रुप वाला बच्चा अगर लेगा तो क्या लेगा, वो फिजिक्स लेगा, वो मैथमेटिक्स लेगा, वो केमिस्ट्री लेगा। इसके साथ में वो 3 विषयों का और चयन करता है। वो विषय कौन से हैं, जिसे हम कंपलसरी का नाम दे रहे हैं। वार्षिक पद्धति में कंपलसरी विषय जो होते थे वह प्रथम वर्ष में होते थे, और उनके जो अंक हैं, उनका जो आप प्राप्तांक उसमें आप जब लेते थे एग्जाम देने के बाद, उसके जो अंक आते थे वो फाइनल डिग्री में नहीं जुड़ते थे, यानी कि उनका प्रतिशत में कोई योगदान नहीं होता था। जब लेकिन एनईपी 2020, अब आप यहां पर उसका महत्व समझे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आप लोगों के लिए, जानना आपको जरूरी है इसको, कि वह जो 3 कंपलसरी पेपर आप चयन कर रहे हो वो मजाक नहीं है आपके लिए, आपकी मार्कशीट को सुनहरा बनाने के लिए ये भी सहयोग देने वाले हैं। तो जितना वक्त और जितनी मेहनत आप इन
ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे करते हैं, उतना ही वक्त और उतनी ही मेहनत आपको इन 3 कंपलसरी पेपर पे करनी है। ये 3 कंपलसरी पेपर कौन से होंगे आपके? प्रथम होगा AEC, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। एनईपी क्या कर रहा है? एबिलिटी को एनहेंस कर रहा है, यानी कि आपकी योग्यता का संवर्धन कर रहा है। क्लियर? आपके दिमाग में ये चीज सेट करें, इस AEC को AEC समझकर न भूलें। इस AEC का हिंदी रूपांतरण करेंगे तो आपको मिलेगा योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, यानी कि आपको वो एबल बनाएंगे, आपको वो कैपेबल बनाएंगे कि आप आने वाले वक्त में इन विषयों के सहारे कुछ नया कर पाए। तो NEP 2020 मैंने जैसा आपको बताया है कि भारत के महान शिक्षाविदों ने मिलकर इसको तैयार किया है और भावी पीढ़ी को तैयार करने के लिए किया है। तो आप इस चीज को भूले नहीं कि भावी पीढ़ी आप ही हो और आपको तैयार होना है। आपको तैयार होना है आपके स्वयं के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए और अपने देश के लिए। तो यह धारणा आपको नहीं भूलनी है। तो अब आप पढ़ने क्या वाले हैं? 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने जैसा बताया। मैथ्स ग्रुप का एक स्टूडेंट है, वो क्या चयन करेगा? फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री। चौथा जो कंपलसरी विषय आया वो क्या आया? 3 ऑप्शनल आ गए। पहला कंपलसरी क्या आया इसके अंदर? AEC, इसको बोलते हैं अपन एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। आपकी योग्यता को बढ़ाएगा। क्या पढ़ना होता है? हिंदी और इंग्लिश। प्रथम सेमेस्टर में भी और द्वितीय सेमेस्टर में भी। दूसरा आता है SEC, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। स्किल क्या होती है? यह आपकी दक्षता है, आप किस चीज में निपुण हो, यानी कि यह दक्षता का संवर्धन करने वाला कोर्स है। यह आपकी स्किल को बढ़ाता है। एक AC मैकेनिक स्किलफुल है, भले ही वो लर्नेड नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके पास स्किल है। उसका फायदा उसको कहां मिलता है? एक ऐसी रिपेयर की छोटी सी शिकायत पर वो किसी घर में जाता है, करना कुछ नहीं होता है। उन घर के मालिकों को नहीं पता कि एसी में क्या दिक्कत है, वो कूलिंग कम कर रहा है। वो व्यक्ति जाता है, अंदर लगी हुई जालियों को निकालता है, उसके ऊपर से धूल झाड़ता है, उसकी सफाई करता है, वापस जालियां लगाता है, एसी को प्रॉपरली ऑन करके देता है और 500 रुपए लेके जाता है। वक्त कितना लगा उसको? 15 से 20 मिनट। कमाए कितने उसने? 500। क्यों? क्योंकि वो स्किल्ड है। अब जब एनईपी आपको स्किलफुल बना रहा है तो ऐसे सब्जेक्ट को क्यों छोड़ना? ऐसे विषयों को क्यों नहीं ध्यान से पढ़ना? ऐसे विषयों को टाइम क्यों नहीं देना? यह महत्वपूर्ण बात है आप लोगों के लिए। इस एनईपी को आप जहन में उतार रहे हो तो उतारोगे तो समझना पड़ेगा ना। तो यही तो समझना है हमारे को कि एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। दूसरा मैंने बताया स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। ये क्या कर रहा है? दक्ष बना रहा है आपको, परफेक्ट बना रहा है, दक्षता देगा आपको, उस ज्ञान को आपको प्रोवाइड कराएगा, उस ज्ञान की जानकारी आपको देगा कि जो आपके अलावा और किसी में नहीं होगी। दक्ष बनाएगा। इसके अलावा तीसरा जो महत्वपूर्ण है, वैल्यू एडेड कोर्स। वैल्यू मतलब मूल्य, हमारे एथिक्स, हमारे सामाजिक मूल्य, हमारे पारिवारिक मूल्य, हमारे देश के प्रति महत्वपूर्ण मूल्य। वो मूल्य ही होते हैं जो एक व्यक्ति को पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जरूरी होते हैं। यानी कि एक व्यक्ति को
पूर्ण कौन बनाता है? उसकी वैल्यूज बनाती है, उसके मूल्य उसको कंप्लीट करते हैं। एसईसी क्या, एनईपी क्या कर रहा है? आपको आपके मूल्यों को संवर्धित करेगा। यह जो कोर्स है वैल्यू एडेड कोर्स, यह आपके मूल्यों को बढ़ाएगा, यह आपके मूल्यों को ऊंचा करेगा। वो मूल्य आपको, अगर आप वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष तक वैल्यू एडेड कोर्सेज को प्रॉपरली पढ़ते हैं तो आप ये मानकर चलिए 3 वर्ष पश्चात जब आप डिग्री करके निकलेंगे तो वो वैल्यूज आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सेट रहेगी, जो समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति आपके उत्तरदायित्व को शो करेगी। तो एक छात्र बीएससी प्रथम वर्ष का मैथ्स ग्रुप का ये 6 सब्जेक्ट पढ़ेगा। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह कि आपको इन 6 ही सब्जेक्ट पर प्रॉपर ध्यान देना है। आप प्रॉपर ध्यान नहीं दोगे तो आप एनईपी को 2020 एनईपी को सफल नहीं बना पाओगे। आप देश के उस चरण में अपना योगदान नहीं दे पाओगे। महान शिक्षाविदों का, देश के कर्णधारों का, देश के चलाने वालों का जो योगदान था वो था एनईपी को बनाना। लेकिन देश के नागरिकों का, छात्रों का, अभिभावकों का, शिक्षकों का, विश्वविद्यालयों का, महाविद्यालयों का, सभी स्कूल्स का उत्तरदायित्व है कि उस एनईपी को सही ढंग से, सही प्रारूप में क्या करें? लागू करें। हम ही तो हैं जो लागू करेंगे। उन्होंने तो इसको रिलीज किया है, लागू तो हम करेंगे। ग्राउंड पर तो एग्जैक्टली हम लेके आएंगे। लोगों के मन मस्तिष्क में, छात्रों के दिलो दिमाग में एनईपी के महत्व को परिवारजन, शिक्षकगण, उच्च शिक्षा के संस्थान, समस्त विश्वविद्यालय, सभी स्कूल, ये सब बराबर के योगदान रखेंगे, इसके अंदर सहयोगी होंगे। इन सब की बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इस एनईपी को प्रॉपर ढंग से पूरे देश में सुचारू तरीके से लागू करने में अपना सहयोग दें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को जो एनईपी का जो दूसरा चरण है, यानी कि एनईपी के अंतर्गत जो मेरा प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के बारे में आपको बताया, इनके पूर्णांकों के बारे में, इनकी अंकन पद्धति कैसी है, इनका मार्किंग सिस्टम कैसा है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। मैं हर वीडियो के पश्चात आपको एक बात कहूंगा, उस बात पर आपको हमेशा अमल करना है। वो मेरा ध्येय वाक्य है, वो मेरा मूल मंत्र है कि धर्म को सदैव साथ रखें और ज्ञान विज्ञान का साथ कभी नहीं छोड़ें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।